अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी, बिना मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का विषय है 8 मार्च यानी महिला दिवस। तो ये महिला दिवस कौन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं ये 2 गिरोह में बटे हैं। एक गिरोह है जो मन मर्जी वाला गिरोह है, जो अपनी मन की इच्छाओं के मुताबिक काम करता है। दूसरा गिरोह जो किताब वाला गिरोह है, जो किताब यानी शास्त्र के अनुसार काम करने की कोशिश करता है, जितना हो सकता है। फ़र्ज को फ़र्ज की तरीके से, नफ़ल को नफ़ल की तरीके से। तो ये जो 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है, दरअसल ये मनमर्जी वाला गिरोह मनाता है। ये तकरीबन आज से सन 1492 ईस्वी से जब से मनमर्जी वाला गिरोह पुनः मजबूत होने लगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये पूरी दुनिया में इसका तकरीबन नियंत्रण हो चुका है। तो ये इस गिरोह ने महिला दिवस मनाने की शुरुआत की। क्यों? वजह जो बड़ी समझ में आती है वो ये है कि मनमर्जी वाले गिरोह की महिलाओं के द्वारा किताब वाले गिरोह की महिलाओं को बागी बनाना, यानी अपने गिरोह में शामिल करना, उनको भी इच्छाओं का गुलाम बनाना। अब ज़रा हम इसके बारे में समझ लें। कुछ तथ्य आपके सामने हैं और तथ्यों पर उस पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे करके किताब वाला गिरोह आपके सामने कुछ बातें रखेगा। किताब वाले गिरोह के लोग तो पहली बात है 1880 में टाइपराइटर आने के बाद पहली बार दफ्तरों में महिलाओं को काम करने का मौका मिला। वे बतौर टाइपराइटर या पर्सनल असिस्टेंट सेवाएं देने लगीं। पृष्ठ 4 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 2, 1848 में महाराष्ट्र में देश का पहला बालिका विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले की पहली भारतीय नारीवादी महिला माना जाता है। पृष्ठ 5 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 3, 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब के ज़रिए पहली भारतीय नारीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे ने देश की पितृसत्तात्मक यानी मर्दों द्वारा शासित इस व्यवस्था को चुनौती दी। पृष्ठ 6 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 4, 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका में साइकिल का प्रचलन बढ़ा, जिसके बाद घरों तक सीमित महिलाएं अकेले सार्वजनिक स्थानों पर जाने लगीं। पृष्ठ 7 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 5, 1910 में जर्मन क्रांतिकारी
जर्मन क्रांतिकारी मनमर्जी वाले गिरोह की क्लारा जेरकिन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पृष्ठ 8 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 6 1977 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में घोषणा के बाद 8 मार्च को महिलाओं के अधिकार और वैश्विक शांति के संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पृष्ठ 15 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। हम एक तत्व को समझ लें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पर मनमर्जी वाले गिरोह की ही चलती है, उन्हीं के मुताबिक ही काम होता है तकरीबन। नंबर 7 1997 में सुप्रीम कोर्ट भारत का कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की। यानी 1997 में ये बात खुल कर आ गई सामने कि जहां औरत और मर्द एक साथ काम कर रहे हैं जिन दफ्तरों में, वहां पर यौन शोषण एक नई समस्या बनकर के बड़े पैमाने पर आई, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विशाखा गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। यानी एक नई समस्या। हिंदुस्तान 8 मार्च 21। ये 1 से लेकर 7 बातों पर कुछ मेरी ओर से टिप्पणी। 7 बिंदुओं में जो बात रखी गई हैं, इससे ऐसा लगता है कि औरतों ने पहली बार 1880 के बाद आज़ादी का बिगुल फूंका है, पर यह सच नहीं है। जब जब मनमर्जी वाले गिरोह की सत्ता हावी हुई है इस दुनिया में या दुनिया के देशों में, तब तब इस गिरोह की औरतों ने बड़े पैमाने पर उद्दंड जीवन शैली हासिल करने की छटपटाहट का प्रदर्शन किया है। नतीजा इसके अलावा नहीं निकला कि पूरा समाज तवायफ खाना में तब्दील हो गया और सभ्यता के नष्ट होने में सबसे बड़ा कारण बना। तो जो सभ्यताएं इसके पहले नष्ट हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा कारण रहा है। और इस समय जो हमारी सभ्यता है, इसमें चूँकि 1492 ईस्वी से मनमर्जी वाले गिरोह धीरे धीरे कंट्रोल करता गया है, तो आज जो है इस गिरोह के किए गए कर्मों का नतीजा जो अब निकल के आ रहा है, उसमें भी तकरीबन हम जो है इस सभ्यता के नष्ट होने के करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से नैतिकता के क्षेत्र में गिरावट आई है, उसमें तो बिल्कुल साफ अब नज़र आने लगा है। ये आगे चल के कुछ और बातें आने वाली हैं, उससे और बात क्लियर हो जाएगी। अब कुछ बातें नंबर 4, इसका 1 से 3 तक सीरियल में कुछ और बातें हैं, उसको हमने सामने नहीं रख रहे हैं। नंबर 4, 1914 से 1918 के बीच चले पहले विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में आम पुरुषों के शामिल होने से कई लाख महिलाओं को पहली बार फैक्ट्री दफ्तरों में काम मिला। पेज नंबर 9 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 5, 1917 में सोवियत रूस में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, जिसके बाद यहाँ 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा। पेज 10 हिंदुस्तान 8 मार्च 21। नंबर 6, 1949 में फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बेवायर की किताब द सेकंड सेक्स पूरी दुनिया के लिए
महिला स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा बन गई। महिला स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा बन गई, ये बात ज़रा क्लियर नहीं, इसको क्लियर कर लें। मन मर्जी वाले गिरोह की महिला स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा बन गई, क्योंकि जो किताब वाले गिरोह की महिलाएं हैं उन्होंने तो अल्लाह से आज़ादी के बदले और जन्नत के बदले अपनी आज़ादी को छोड़ दिया है। अब वो जो है उद्दंड व्यवहार नहीं करती, मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं करती। अब जो ईश्वर का आदेश है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो किताब में है, जो शास्त्र में है, उसके मुताबिक वे काम करती हैं। पेज 11, हिंदुस्तान, 8 मार्च 21। नंबर 7, राजस्थान के आयोजक ने कहा, आखिर किस ग्रंथ में लिखा है कि लड़कियां कुश्ती लड़ सकती हैं? बबीता फोगाट, इन्होंने दरअसल एक लेख लिखा है हिंदुस्तान में जिससे यह साभार लिया गया है। तो इन्होंने बताया है कि मेरे साथ यह हुआ था, मुझसे यह सवाल किया गया था जब मैं पहली बार आयोजन में शामिल हुई थी खेल में। अब इनका आगे ये कहना है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। इन्होंने जो खेल पर बात कही है, यह सच है कि अगर खेल को हम खेल ही तक सीमित रख करके उसका सही इस्तेमाल करें तो वाकई उससे हमारी तंदुरुस्ती अच्छी होती है। लेकिन अगर खेल के आयोजक, उसको शुरू करने वाले लोग या उसका इंतज़ाम करने वाले लोगों में अगर प्रबंधन, मैनेजमेंट, शराब बेचने वाली कंपनियों के मालिक आ जाएं, सट्टा बाज़ार के मालिक आ जाएं और विलासी चीज़ों के, सामान के उत्पादक उसमें शामिल हो जाएं, सिगरेट के, गुटखा के, इस तरीके के मालिक अगर शामिल हो करके उसके आयोजक बन जाएं और उसमें हिस्सेदारी करने लगें, तो उसकी जो शक्ल बनती है वो जिस दिशा में जाती है, उसका नतीजा जो आज निकल रहा है वो बहुत भयानक जा रहा है, बहुत भयानक हो रहा है। किस तरीके से उसमें औरतों के जिस्म को नुमाइश का ज़रिया बनाया गया, औरतों के शरीर के जिस्म के वजह से खेल को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई या ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को खींचने की कोशिश की गई, तो उससे जो आज समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है उस पर अभी आगे जो कुछ आने वाली बातें हैं उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये कोई अब ढकी छिपी बात नहीं है। 9वीं बात है, अब वे यानी पुरुष समझ गए हैं कि औरतें हर क्षेत्र में उनसे आगे निकल सकती हैं। ये बबीता फोगाट ने कहा है। उदाहरण उन्होंने दिया है कि मिस वर्ल्ड मनुषी छिल्लर का, मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह का, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या फोगाट सिस्टर्स। इनका कहना है कि औरतें जो है हर एक क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल गई हैं। और उदाहरण में जिन लोगों को नाम दिया है, मानुषी छिल्लर, तो ये कौन है भाई? ये जहाँ औरतों के जिस्म की नुमाइश का जो प्रोग्राम होता है मिस वर्ल्ड का, उसमें ये जीती हैं। और इसके बारे में जो पहली हिंदुस्तान की मिस वर्ल्ड बनी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पहली बार उन्होंने उन
इसके जो अनुबंध होते हैं जीतने के बाद उसको रद्द क्यों कर दिया था, उसमें उन्होंने कारण ये बताया था कि मुझसे जिस तरीके से कंपनियों के पुरुष मालिकों ने समझौते जिन शर्तों पे करने की कोशिश की, दरअसल वो समझौते मुझे बहुत ज़्यादा अनैतिक बना सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो समझौता रद्द कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भी मिस वर्ल्ड बनती हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार पुरुष कंपनी का मालिक करता है और किस तरीके से ये बंधुआ जैसी काम करती हैं। रहा सवाल कल्पना चावला का, तो कल्पना चावला के बारे में समझ लें हम कि ये भी ऐसी संस्था में गई हैं जहाँ पर नियंत्रण पुरुष का था, और किरण बेदी ने जो काम किया है ये सच है, इक्का दुक्का लोगों ने ऐसे ज़रूर काम किया है, लेकिन जहाँ मुकाबले की बात आ जाएगी औरत और मर्द की, वहाँ पर नतीजा कुछ और ही निकलता है। जो इतिहास में हमें पता चलता है वो आगे और बातें आने वाली हैं। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या फोगाट सिस्टर्स। 10वीं बात, महिलाओं को मौका मिले तो वे काफ़ी कुछ कर सकती हैं। सवाल ये है कि मौका मिलता नहीं है, मौका हासिल किया जाता है, और लाखों साल के इतिहास में पुरुषों ने जो अपना स्थान हासिल किया है वो अपनी कुछ खूबियों के बल पर हासिल किया है। आपके लिए भी मौका था, आप भी चाहती, यानी औरतें भी चाहती तो अपना मुकाम एक हासिल कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हासिल कर पाई? दोष किस पर दे रही हैं? एक तरफ पुरुष से मुकाबले की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ पुरुष को दोष भी दे रही हैं। ये तो बात नहीं समझ में आती, ये बात बिल्कुल गलत बात है। आपको इतिहास में साबित कर देना चाहिए था अब तक कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पुरुषों से बहुत आगे निकल चुके हैं या आगे हैं। यहाँ तो आपने बराबरी का भी, इंसानी इतिहास में आपने बराबरी का मकाम भी हासिल नहीं कर पाया। लाखों साल के इंसानी इतिहास में इक्का दुक्का अगर औरतों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई ख़ास मिसाल नहीं मिलती, और वो भी जो इक्का दुक्का में ज़्यादातर औरतों की, ऐसी औरतों की मिसाल बनती है जो विरासत में किसी पुरुष द्वारा, किसी मर्द द्वारा कोई चीज़ गढ़ी गई या स्थापित की गई चीज़ में विरासत के तौर पे पाई हैं, और उसमें उन्होंने अपना कुछ योगदान दिया है। ग्यारहवीं बात, हमारे समाज में घूंघट प्रथा बंद होनी चाहिए। ये बबीता फोगाट का कहना है, क्योंकि यह भी महिलाओं को अपने आगे बढ़ने से रोकती है। तो ज़रा सा गौर करें फोगाट सिस्टर्स कि घूंघट प्रथा का जैसे जैसे, पर्दा का जैसे जैसे ह्रास हो रहा है, समाज में प्रचलन कम हो रहा है, उसका नतीजा क्या आ रहा है, उसके कुछ उदाहरण हम सामने रख रहे हैं। समझ लें हमें इसको भी। राजेंद्र यादव साहित्यकार के कथनानुसार, मैं अपने सारे सहयात्रियों को जोड़कर नहीं रख सका, मुझ में कहाँ कमी रह गई। प्रेम में जोड़ने के लिए समर्पण चाहिए। कैसे? प्रेम अर्थात नारी प्रेम ने ही हिंदी के पुरुष रचनाकारों को चौपट किया है। ये पर्दा के हटने से कितना नुकसान हुआ है, खुद साहित्यकार जो मनमर्जी वाले गिरोह के ही हैं वो खुद मान रहे हैं।
कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कितनी बड़ी एकाग्रता भंग हुई है, कंसंट्रेशन बिगड़ा है। ये जवाब दो विक्रमादित्य राजेंद्र यादव के साक्षात्कार, समायोजन कविता, वाणी प्रकाशन, 21 दरियागंज दिल्ली, मूल्य 175 रुपये। इस किताब का ये अंश है। इसके लेखक हैं कृष्णदत्त पालीवाल। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा, पर्दा के कमज़ोर पड़ने से इसकी परंपरा का क्या नुकसान हुआ। खाओ पियो और मौज उड़ाओ। वाशिंगटन एजेंसी। विश्व कप फुटबॉल के बुखार में तपती सारी दुनिया उसके नशे में सराबोर होने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका अभी तक देह के गणित में ही उलझा हुआ है। दरअसल उसे यह चिंता सता रही है कि उसकी बिंदास बालाएं विश्व कप के दौरान जर्मनी में लगने वाले सेक्स मेले में डॉलर कमाने के लिए कपड़े उतारने में पीछे नहीं रहेंगी। किसी भी बड़े खेल आयोजन और वेश्यावृत्ति का चोली दामन का साथ रहा है, और जर्मनी में भी यह जुगलबंदी टूटने का कोई आसार नहीं है। ऐसे में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुली संस्कृति से चिंतित अमेरिकी सरकार ने जर्मनी के आगे रोना रोया है, जहां वेश्यावृत्ति पूरी तरह कानूनी है। तीसरी बात है, अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जॉन मिलर ने इस बारे में कहा, हमें खबर मिली है कि हमारी लड़कियां जर्मनी भाग रही हैं। उनका एक ही मकसद है, विश्व कप के दौरान सेक्स के लिए खुद को परोसो और डॉलर कमाओ। किशोरियों के लिए वैसे भी सेक्स और डॉलर भी सब कुछ है। जर्मनी में 9 जून से शुरू हो रहे विश्व कप मुकाबले के गवाह बनने के लिए तकरीबन 10 लाख विदेशी पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सेक्स की भूख शांत करने के लिए जर्मनी की महज 4 लाख वेश्याएं बेहद कम पड़ेंगी। इनमें भी आधी तो कभी कभार ग्राहक ढूंढती हैं। जाहिर सी बात है कि बाकी खेल प्रेमी और पर्यटकों की भूख शांत करने के लिए विदेशों से लड़कियां लाई जाएंगी। पूर्वी यूरोप की लड़कियां ख़ास तौर पर इसका शिकार बनेंगी, लेकिन अमेरिका को डर है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ के मंत्र वाली उसकी लड़कियां ग्राहकों को खुश करने के लिए वहां पहुंचने से कतई नहीं चूकेंगी। सरकार और अमेरिकी जनता को लगभग यकीन है कि उनके यहाँ की लड़कियों को जर्मनी में बख्शा नहीं जाएगा, खासकर तब जबकि डॉलर गिनने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। ये रिपोर्ट छपी है हिंदुस्तान में 7 जून 2006 को। ये बड़ी चिंता है अमेरिका के सरकार की। अब यहाँ एक बात बिल्कुल हम समझ लें कि पर्दा का विरोध, घूंघट का विरोध करने वाले अमेरिका की आज जो है क्या चिंता हो गई है, चिंता किस बात की हो गई है, इस बात से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। और जो औरतें ये समझती हैं कि बाप, भाई, शौहर और बेटे की सलाह को नज़रअंदाज करके वो आज़ाद हो जाएंगी, तो एक सच्चाई को वो समझ लें कि बाप, भाई, शौहर, बेटे से तो
बगावत करके आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन गैर जो हित चिंतक मर्द रिश्ते वाले नहीं हैं उनके चंगुल में फंस जाएंगी, और जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया खूब अच्छी तरीके से देख रही, समझ रही है। इस पे कुछ और उदाहरण सामने हैं। वेटिकन ने फुटबॉल विश्व कप के दौरान देह व्यापार के मामले में जर्मनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वहाँ हज़ारों औरतों की अक्षमता को मैच के टिकट में तब्दील कर दिया जा रहा है। मार्चेंटो ने कहा कि देह व्यापार मानवीय गरिमा के खिलाफ है। आप एक जीते जागते इंसान को यौन सुख के औजार में बदल दे रहे हैं। आप औरत को बेची और ख़रीदी जाने वाली चीज़ बना दे रहे हैं, जिसकी कीमत एक फुटबॉल मैच के टिकट से भी कम होगी। जर्मनी के वेश्यालय मालिक और दलाल अपनी तिजोरियां भरने के इंतज़ाम में जुटे हुए हैं। मार्चेंटो ने कहा कि वेश्यावृत्ति की वैधता देना अपने आप में खराब है, लेकिन इससे भी जघन्य यह है कि विश्व कप के दौरान 40,000 से अधिक महिलाओं को हम इस पेशे में शामिल किया जाएगा, हम इस पेशे में शामिल करेंगे। ये रिपोर्ट छपी है हिंदुस्तान में 10 जून 2006 को। और भी उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण जो हैं आज जो बने हुए हैं हमारे सामने साक्षात, ये पर्दा और घूंघट से बगावत करने की वजह से है। राखी सावंत ने अपनी मां की इस सलाह का खुलकर विरोध किया कि अपनी कामयाबी के लिए कपड़े मत उतारो, लेकिन राखी सावंत का कहना है कि जब मैंने दलील दी कि स्टारडम के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, और फिर आज बॉलीवुड की कमोबेश सभी अभिनेत्रियां सफल होने के लिए इसी नुस्खे का प्रयोग कर रही हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बेटी की बात माँ के दिमाग में घुस गई। राखी कहती हैं, माँ मेरी दलील से संतुष्ट हो गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सफलता के लिए कपड़े उतारना ज़रूरी है तो मैं ऐसा ही करूं। उल्लेखनीय है, बॉलीवुड में अभिनेत्रियां का अंग प्रदर्शन आम चलन बन चुका है। देखिए भाई, अब यहाँ सोच देखिए राखी सावंत की कि अपने कपड़े उतारने को वो कामयाबी से जोड़ रही कि यही कामयाबी है। ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान की 6 मई 2005 की। महिलाओं को प्रभावित करने में बहुत कुछ गंवाते हैं पुरुष। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं का दावा है कि अपनी महिला मित्र को प्रभावित करने में पुरुष लगातार इतनी ऊर्जा व्यय करते हैं कि उनकी मौत अपनी साथी से पहले ही हो जाती है। संबंधित अध्ययन ह्यूमन नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ये रिपोर्ट है अब अगला उदाहरण है फिल्म जूली में ज़बरदस्त अंग प्रदर्शन के ज़रिए सुर्खियों में आने वाली नेहा धूपिया मानती हैं कि भारतीय देह पूरी दुनिया में सबसे अधिक बिकती है।
ये हिंदुस्तान की खबर है 29/9/2004 की। अगली रिपोर्ट है, दुनिया में पहली बार उत्तेजक मेले का आयोजन बेलग्रेड में अगले सप्ताहांत किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की अगुवाई प्लेबॉय स्टार वान टीज करेंगे। बेलग्रेड फेयर के मैनेजर एंजेल्को ट्रिपकोविक ने शुक्रवार को बताया कि 26 मई से शुरू इस 3 दिवसीय मेले में 30 से अधिक फिल्म वितरक, उत्तेजक पत्रिकाओं से जुड़े लोग और सेक्स के सौदागर भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के मेले के आयोजन का विचार जनवरी में कराए गए एक सर्वेक्षण के बाद लिया गया। इस मेले में हंगरी की 3 एजेंसियां एक्सक्लूसिव मॉडल और बेला मॉडल भी भाग लेंगी, जिनकी बदन उघाड़ नर्तकियां लोगों का मनोरंजन करेंगी। गौरतलब है कि सर्बिया और हंगरी के सीमावर्ती शहर आजकल सबसे बड़े सेक्स बाजार के रूप में उभरे हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने कुछ खास ही उदाहरण आपके सामने रखे हैं। और अभी जो मैंने उदाहरण दिया है ये हिंदुस्तान में छपा है 22/5/2005 को। अगला उदाहरण है भुवनेश्वर। मेरा नाम जोकर का मासूम बालक ऋषि कपूर, शायद आपको याद हो किस तरह वह चोर निगाहों से अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के भीगे बदन को निहारता रहता था। खैर, सफलता के लिए बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह का मसाला भरा जाता है। सिद्धांततः ये बात सामने आई है कि बड़ी कक्षाओं में महिला अध्यापकों के बदन का एक्सपोजर छात्रों के मन मिजाज को विचलित कर सकता है। इससे वे अपनी राह भटक सकते हैं। चंद्रशेखरपुर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर के.सी. सत्यपथी ने इस संबंध में गहन अध्ययन किया है। उनका कहना है कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ाते वक्त अगर अनजाने में महिला अध्यापक का बदन एक्सपोज होता है तो छात्रों का ध्यान पढ़ाई में कतई नहीं लगेगा। वे सब कुछ भूलकर चोर निगाहों से बदन निहारने में लग जाएंगे। इससे उनके मन मिजाज के विचलित होने का भी खतरा रहता है। यानी इससे एकाग्रता